नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो सबसे पहले बुलेटिन में बात होगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर, जहां खटीमा में उत्तरायणी कौतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो शामिल हुए हैं। आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मीडिया के मित्र, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, विभिन्न स्वयं सहायता समूह से आई हुई हमारी सभी बहनें, मैं सबसे पहले तो आप सबको उत्तरायणी, मकर संक्रांति, भुगतिया त्योहार और लोहड़ी की सबको मैं अग्रिम बधाई देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। इस बहुत ही भव्य और आकर्षक मेले में मैं विगत कई वर्षों से आप सभी के बीच आता रहा हूं और आज भी आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और इस मेले से मेरा बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव है। जब से भी ये मेला प्रारंभ हुआ तब से लगातार इस मेले में मैं प्रतिभाग करता रहा हूं, क्योंकि मैं जब भी यहां आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं कर रहा हूं, किसी मेले में भी नहीं जा रहा हूं, बल्कि ऐसा लगता है कि अपने परिवार के बीच में आ रहा हूं, अपने पारिवारिक जनों से मिलने के लिए आया हूं। इस उत्तरायणी मेले में जहां एक और सांस्कृतिक नृत्य एवं गायन से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे कलाकार बंधु, उनको एक बहुत अच्छा मंच प्रदान होता है। हमारी जो उत्तराखंड की लोक कलाएं हैं, हमारे पारंपरिक जो गीत हैं, उनको लगातार हमारी भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम होता है। पिछले दिनों हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 नवंबर 2024 को राज्य स्थापना दिवस पर हमारे राज्यवासियों से अपने संदेश में, अपनी शुभकामना में उन्होंने कहा, आग्रह किया हमने हमारे प्रदेश के लोगों से कि अपनी बोली और अपनी भाषा उसको आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों तक आगे पहुंचाना है। भाइयों बहनों, आज ये मेला, ये कौतिक लगातार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, भावी पीढ़ी को भी इससे जोड़ रहा है। अभी हम देख रहे थे जिस प्रकार मलय आर्या ने, हमारी पुत्री पांडे ने जिस प्रकार से यहाँ पर मंच पर अपना प्रदर्शन किया अपनी प्रतिभा का, निश्चित रूप से ये होनहार बच्चे आप सबकी इस धरोहर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं अभी जो यहाँ पर एक चित्र दिखाया जा रहा है कि मेला प्रारंभ होने से पहले निकलने वाली जो झांकियां हैं, जो कल आप सब लोगों ने निकाली थी, ये भव्य झांकियों से सजी रंग यात्रा, इसमें देवभूमि उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसकी भी झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही इस मेले में हैंडीक्राफ्ट और कुटीर उद्योगों के विभिन्न उत्पादों की बिक्री के लिए भी मंच प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का प्रयास भी किया जाता है। अपने अथक परिश्रम से, और सच में एक बड़ा आयोजन है, और शुरुआती दिनों में बहुत कठिन परिस्थितियों में इस मेले को आयोजन करने वाले लोगों को मैंने नजदीक से देखा है। बहुत अपने प्रयासों से, कई वर्षों से वो मेले को सफल बनाने में जुटे हैं। इसके लिए मैं विशेषकर कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के सभी सदस्यों का हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत में विकास भी और विरासत भी, इसके उद्घोष के साथ आज अनेक अभूतपूर्व कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
पूरी दुनिया के अंदर आज भारत की एक अलग पहचान बन रही है। आज वैश्विक मंचों पर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी केवल भारत के ही नहीं, आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज पूरा विश्व कहीं न कहीं भारत की जो शक्ति है उसको पूरी तरह से अंगीकार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर आज हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को, हमारे धार्मिक स्थलों को लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ, जिसमें एक साथ 5 लाख लोगों से भी अधिक लोग उस कॉरिडोर के अंदर जाते हैं। उज्जैन में महाकाल लोग और अयोध्या में, जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, 500 वर्षों से लोगों की प्रतीक्षा, कई पीढ़ियां लग गई, वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का काम हो। देश में ये सारे काम करवाकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव रखी जा रही है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी उत्तराखंड की सरकार भी विकास के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है। आज केदारखंड में बाबा केदार का धाम हो या बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण और मास्टर प्लान पर काम हो रहा हो, या मानसखंड में स्थित कुमाऊं के हमारे जितने भी पौराणिक मंदिर हैं, उन मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण हेतु करोड़ों की लागत से अनेक परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही हम हरिद्वार में, ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों जगह मिलाकर गंगा कॉरिडोर और मां पूर्णागिरी के धाम। बिल्कुल, यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम ने आपने सुना कि किस तरीके से उत्तरायणी कौतिक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए नजर आए, जहाँ पर उत्तराखंड को किस तरीके से विकास की ओर लिया जाए और क्या क्या नई परियोजना लाई जाए, उन सभी पर चर्चा की गई। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा का दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने 1615.62 लाख की लागत से नवनिर्मित वन चेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम चकरपुर का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खेल न केवल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इनके माध्यम से युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क और संघर्षशीलता जैसे गुणों का भी विकास होता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इस बार के राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड की साख को मजबूती देगा। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में नई खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी, आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा व खेल छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके साथ ही शीघ्र ही राज्य में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित होगा, जिसमें खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आज का ये अवसर मेरे लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि मुझे आप सबके सानिध्य में आज 16 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि की लागत से बना एक विश्व स्तरीय खेल स्टेडियम, इसके शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा बनखंडी महादेव की कृपा से, मां पूर्णागिरी की कृपा से, मां शारदा की कृपा से, और यह अवसर मेरे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 2012 में आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं इस क्षेत्र से जब पहली बार आप सबने मुझे विधायक के रूप में चुना था, मैंने सबसे प्रयास किया था कि यहाँ पर एक स्टेडियम बने, और मैंने अपने जो संकल्प होते हैं उन संकल्प पत्रों में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया था। हालांकि ये बहुत कठिन काम था, आसान काम नहीं था। इसलिए नहीं कि ये 16 करोड़ रुपए की धनराशि से बना है, ये कठिन काम नहीं था। कठिन काम इसका था कि इसकी वन भूमि हस्तांतरण का,
और वन भूमि हस्तांतरण का मामला काफी पेचीदा था। विधायक रहते हुए इस स्टेडियम का पूर्ण काम हो नहीं सका था, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में मुझे आप सबके आशीर्वाद से इसका शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये स्टेडियम हमारे क्षेत्र के युवाओं को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा, हमारी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देगा, अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे और उसके माध्यम से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खटीमा सहित पूरे राज्य का गौरव बढ़ा सकेंगे, अपनी पहचान बढ़ा सकेंगे। ये स्टेडियम जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनसे सुसज्जित है। यहाँ पर बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी जैसे खेल के मैदानों का निर्माण किया गया है। साथ ही खिलाड़ियों के ठहरने के लिए हॉस्टल और इंडोर कार्यक्रमों के लिए एक बहुउद्देशीय हॉल का ये निर्माण किया गया है, जिसको आप लोग देख रहे हैं। और बड़ा भव्य आयोजन करना चाहते थे और पूरे क्षेत्र के लोग इसमें सम्मिलित होते, लेकिन चूंकि 28 तारीख से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रीय खेलों का देहरादून में शुभारंभ करने वाले हैं और 3 दिन 11, 12, 13 फरवरी को यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों में मलखम्ब की प्रतियोगिता इसी मैदान में आप सबके बीच में आयोजित होगी। और मुझे विश्वास है इस प्रकार के बड़े आयोजन से हमारे क्षेत्र के युवाओं को खेलों के प्रति रुचि और उत्साह को बढ़ावा मिलेगा। भाइयों बहनों, खेल न केवल युवाओं के शारीरिक और उनके मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इनके माध्यम से युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क और संघर्षशीलता जैसे और परिश्रम करने जैसे गुणों का भी विकास होता है। इसी को देखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में के प्रारंभ से ही 2014 में वो जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से खेल संस्कृति की एक मजबूत नींव रखी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। आज खेलों का कोई भी क्षेत्र हो, हमारे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से हर क्षेत्र में भारत का तिरंगा लहराने का काम करते हैं। हमारी सरकार द्वारा नई खेल नीति और के अंतर्गत नई खेल नीति लाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी, आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा तथा खेल छात्रवृत्ति जैसी अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। 4% का खेल कोटा जो बंद हो गया था, वह खेल कोटा पुनः प्रारंभ किया गया है, जिससे कि हमारे खिलाड़ी और ज्यादा प्रोत्साहित होकर पदक विजेता बने, अच्छे खेलों का प्रदर्शन करें, उनकी प्रतिभाएं निखर कर आए। साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी किया जा रहा है। हम शीघ्र ही राज्य के अंदर खेल प्रतिभाओं को अच्छा अवसर दिलाने के लिए, उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए विश्व स्तरीय जो खेल के क्षेत्र में नए नए शोध हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, खिलाड़ियों को नई नई तकनीकी की जानकारी हो, खेल के क्षेत्र में और आगे बढ़े, उसके लिए हम यहीं हल्द्वानी में एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय भी बनाने जा रहे हैं, यानी कि खेल विश्वविद्यालय भी बनाने जा रहे हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड आज देवभूमि और वीर भूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान बना। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय
क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गोद लिए गए 13 टीबी रोगियों को मासिक पोषण किट वितरित की। इस अवसर पर राज्यपाल ने रोगियों से व्यक्तिगत बातचीत कर उनकी कुशल क्षेम पूछी और उन्हें उपचार के दौरान नियमित पौष्टिक आहार एवं संतुलित जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। राज्यपाल द्वारा अभी तक गोद लिए गए 50 टीबी रोगी पूरी तरह स्वस्थ होकर टीबी मुक्त हो चुके हैं। इस महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ाते हुए राज्यपाल ने 13 और टीबी रोगियों को गोद लिया है, जिन्हें आज मासिक पोषण किट प्रदान की गई है। उन्होंने इस अभियान के तहत अभी तक कुल 63 रोगियों का निक्षय मित्र बनकर उन्हें गोद लिया है। राज्यपाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदेश को टीबी मुक्त बनाना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति यदि एक टीबी रोगी का निक्षय बनकर उसके इलाज और पोषण में सहयोग करे तो हम इस दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह, डॉक्टर AK सिंह, टीबी एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की महासचिव पूनम किमोठी और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर मनोज वर्मा उपस्थित रहे। हम सबने इकट्ठा होकर संकल्प लिया है 2022 सितंबर से कि प्राइम मिनिस्टर टीबी मुक्त अभियान को शुरू किया है। मुझे बहुत खुशी है कि हमने निक्षय मित्र बनाए हैं और आज तक के इस दिन तक 50 ठीक हो चुके हैं और 13 और अडॉप्ट किए हैं। जब हमने 13 अडॉप्ट किए थे तो दो बातें थी दिमाग में। पहली बात तो थी कि हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं और दूसरा गुरु नानक देव जी ने कहा है कि सब कुछ तेरा और सर्वदा भला। तो इसलिए ये हम सब के लिए बहुत जरूरत है कि हम टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करें। मैं तो पूरे उत्तराखंड को जितने भी अधिकारीगण हैं, जितने भी लीडर हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निक्षय मित्र को अडॉप्ट कीजिए ताकि हम अपने आप को, अपने पूरे भारत को टीबी मुक्त अभियान को एक सफलतापूर्ण से उसका शेप दें। जो भी इस कार्य में लगे हुए हैं उनको बहुत शाबाशी देना चाहता हूं और मैं हेल्थ मिनिस्टर को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी शाबाशी देना चाहता हूं कि ये कार्य बहुत सुंदर तरीके से किया गया है और मुझे तो सचमुच राजभवन से इस निक्षय मित्र के अभियान को एंकर करने में अत्यंत खुशी हुई है। इतना अच्छा लगा है कि 50 जो हमारे टीबी पेशेंट्स थे वो इस रूट से, इस सोच से, इस विचार से ठीक हुए हैं। हम सब के लिए चुनौती है कि किस प्रकार हम इस स्वास्थ्य की प्रायोरिटी को और पूरे भारत को किस प्रकार हम टीबी मुक्त करें। और मुझे खुशी है इस बात की, जहां पूरी दुनिया ने 2030 को टारगेट बनाया है, भारत ने 2025 को बनाया है और अभी हमारा जो रिकॉर्ड है उत्तराखंड का वो बहुत ही सुंदर है और किसी दिन भी हम इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे पूरा एनालिसिस करने के पश्चात। और अभी ये जो क्षण चल रहा है ये 100 दिन का टीबी अभियान है, जिसके अंदर से एक बार फिर जो टारगेट एरिया हैं, जो टारगेट लोग हैं जिनको टीबी हो सकता है, उनकी एनालिसिस और जांच की जा रही है। उसके बाद हम एक खास नतीजे पे पहुंचेंगे कि आज के दिन में हमारा कितना चैलेंज है और क्या सफलता प्राप्त की है। ये जो अभियान चला है इसके अंदर में 89% सक्सेस मिली है हमको। तो ऐसे अभियान जब जिसके अंदर में ऑलमोस्ट 90% सक्सेस मिली हो तो ये हम सबको एक कॉन्फिडेंस देता है कि हमारा अभियान और हमारा कार्य बहुत। उत्तराखंड में सर्दी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें शनिवार और रविवार को और ज्यादा इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और 3000 फीट से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है, जिसके कारण तापमान में गिरावट के साथ मैदानी इलाकों में ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में 11 जनवरी की शाम से मौसम में बदलाव होगा, जिसके कारण ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि 13 जनवरी से मौसम शुष्क रहने की संभावना है और तापमान में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि फिलहाल प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरा छाया हुआ है और पछुआ हवाओं के कारण तापमान में गिरावट हो रही है, जिसके कारण मैदानी इलाकों में तापमान गिर रहा है। जबकि 11 और 12 जनवरी को मौसम में बदलाव के बाद से मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी।
बिल्कुल, जैसे देखिए मैदानी क्षेत्र जो हमारे आ रहे हैं उधम सिंह नगर और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उनमें जो अधिकतम तापमान वो तो थोड़े कम रह रहे हैं जो फॉग की वजह से, क्योंकि धूप सीधे मिल नहीं रही ग्राउंड तक जो है, तो दिन के तापमान वो कम रहते हैं, रह रहे हैं। और सुबह के जो तापमान है वो फॉग की वजह से, मॉइस्चर की वजह से कहीं ना कहीं सामान्य या फिर सामान्य से ऊपर है, वो कम नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जब फॉग रहेगी तो सिटी गर्म तो बिल्कुल फिर बनी रहती है। तो 13, 14, 15 में मैं ये कहूँगा कि जो मैदानी क्षेत्र है तो उसमें इस तरह की संभावना है बिल्कुल कि फॉग जो है वो रहेगी और उसकी वजह से सिटी गर्म। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 3 युवकों द्वारा एक युवक की सरेआम बुरी तरह पिटाई की जा रही है। इसको लेकर देहरादून पुलिस ने उत्पात मचा रहे तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। इसको लेकर देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें 3 युवकों द्वारा एक युवक को पीटा जा रहा है। इसमें किसी ने शिकायत नहीं की थी, लेकिन वीडियो का संज्ञान लेते सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों युवकों को हिरासत में लिया गया है और इन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया के माध्यम से भी ये सूचना आई कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 युवक जो है कि युवक को पिटाई कर रहे हैं और इस संदर्भ में जो है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज वगैरह सभी कुछ चेक किया गया और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से जो चीजें हमें पता चली उससे पता चला कि एक ऑटो में 3 लोग जा रहे थे और जिसमें पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार ने उस पर टक्कर मार दी और उसके बाद जब वो उतरे तो उनकी वहाँ बहसबाजी हो गई और गाली गलौज होने के कारण उत्तेजित होकर जो 3 युवक थे उनके द्वारा जो है एक युवक की जिसने टक्कर मारी थी उससे मारपीट हो गई। क्योंकि वीडियो इस तरह से सार्वजनिक रूप से वायरल हो रहा था और इसमें कोई शिकायतकर्ता भी इसमें नहीं आया था, लेकिन वीडियो का संज्ञान लेते हुए जो इस तरह से सरेआम जो हुड़दंग मचा रहे थे या गुंडाई कर रहे थे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में लेकर कार्रवाई थाना करते। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच जवानों में जोश का संचार करने के लिए हरिद्वार पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड आयोजन किया गया, जिसपे एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने परेड की सलामी ली। सलामी लेने के बाद एसएसपी हरिद्वार ने जवानों के साथ दौड़ भी लगाई। एसएसपी द्वारा जवानों की फिटनेस को चेक करते हुए गिरते पाले में जवानों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए ड्यूटी करने हेतु प्रोत्साहित किया एवं आवश्यक टिप्स जो है वो दिए गए। इसके साथ एक रूपता व अनुशासन बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल भी करवाई गई। परेड के उपरांत एसएसपी द्वारा पुलिस लाइन का निरीक्षण करते हुए पुलिस मेस, जवानों की सुविधा हेतु कैंटीन, कर्मचारी बैरिक और व्यायामशाला, बहुउद्देश्य हॉल और परिवहन शाखा व क्वार्टर गार्ड का बारीकी से निरीक्षण करते हुए अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही वर्तमान में पुलिस लाइन में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने हेतु मातहतों को निर्देशित किया गया। फ्राइडे शुक्रवार की जो परेड है वो जवानों के हमारे फिटनेस के साथ साथ उनका रखरखाव, उनका रहने का जो इस तरीके की व्यवस्था में वो रह रहे हैं उसका एक पूरा सामूहिक निरीक्षण होता है जो आज मेरे द्वारा और सभी राजनीतिक अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। उसमें सुबह मॉर्निंग में फिटनेस के साथ साथ जो हमारे बैरक्स की साफ सफाई, मैस की साफ सफाई और भोजन की व्यवस्था और साथ में जो निर्माण कार्य हमारे चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया गया था और उसमें जो कमियां पाई गई हैं उसमें संबंधित जो आरआई है, जो संबंधित अधिकारी हैं उनके अवगत कराया गया है और उनको बताया गया है कि अभी जो हमारी निरीक्षण है उसके पूरे। विकासनगर के त्रिशला देवी धर्मशाला के समीप कूड़े में फेंकी गई दवाई की खेप को लेकर ड्रग्स विभाग हरकत में आ गया है, जिसके बाद ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम ने विकासनगर पहुंचकर दवाइयों की जांच पड़ताल की। हालांकि इससे पूर्व ही उपजिला अस्पताल विकासनगर की टीम दवाइयों को कब्जे में ले चुकी थी। विकासनगर पहुंची ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम ने कब्जे में ली गई दवाइयों की जांच पड़ताल की, जिसके बाद अधिकारियों का दावा है कि सभी दवाइयां एक्सपायरी डेट की है, जिसे किसी नर्सिंग होम या फिर केमिस्ट के द्वारा कूड़े में डंप किया गया है। मामले में आरोपी लोगों की तलाश के लिए दवाइयों के बैच नंबर के आधार पर तलाश की जा रही है। इसके बाद तय किया जाएगा कि दवाइयां किस मेडिकल स्टोर अथवा नर्सिंग होम से कूड़े में डंप की गई है। पुख्ता होने पर संबंधित के खिलाफ ड्रग एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये एक्सपायरी मेडिसिन है पिछले साल की, कोई जनवरी की है, कोई मार्च अप्रैल की है, कोई दिसंबर की है, कोई अक्टूबर की भी है।
तो इसमें जितनी क्वांटिटी मिली हमने सबको चेक कर लिया, सारी एक्सपायरी है और बहुत कम क्वांटिटी में, फिर भी इसमें जो है फर्दर इंक्वायरी करके किसी द्वारा सकी गई है और फिर उसके वो मेडिकल स्टोर है या प्राइवेट नर्सिंग होम है जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो भी ड्रग एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और बायो वेस्ट मैनेजमेंट के तहत भी उन पर कार्रवाई की जाएगी कि उनके द्वारा इनका डिस्पोजल ऑफ इस तरह क्यों किया गया, जबकि दवाइयां जो एक्सपायर हो जाती है उनका बायो वेस्ट मैनेजमेंट के तहत उनका एक सुनिश्चित विधि के द्वारा उनका डिस्पोजल ऑफ किया जाता है, जो कि उनको उसको करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया तो इसमें उनको इंक्वायरी करके उनको पता लगाया जाएगा कि किसके द्वारा फेंकी गई है और या किस मेडिकल स्टोर की या किस नर्सिंग होम की, फिर उसके ऊपर बायोवेस्ट मैनेजमेंट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कैसी चीज करेंगे सर आप? देखते हैं क्योंकि इसमें कुछ जो है जो बैच नंबर पता चले हैं जिस कंपनी के, उसके हिसाब से इनसे बिल लेकर के उसको देखते हैं सर। चलिए उत्तराखंड की इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।